एलएसी पे जो इंडिया और चाइना के अभी जो फेस ऑफ चल रहा है गलवान वैली में, या पेंगोंग जो लेक है वहाँ पे, इसकी कंप्लीट जो स्टोरी है वो मैं बताऊंगा आपको कि ये इश्यू क्या है। भाई ये ऐसा तो है नहीं कि अचानक से रातों रात वहाँ पे चाइनीज आ गए और इनमें झड़प हो गई। या फिर हम देखें कि पहले इंडिया और चाइना के अच्छा चल रहा था सब कुछ, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे थे, उनके प्रेसिडेंट इधर आ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा चल रहा था। तो ये अचानक से इस लेवल पे कैसे पहुंच गई बात? फिर इसकी सच्चाई क्या है और अभी क्या चल रहा है, ये सारी डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार इसका बैकग्राउंड बता देता हूं मैं आपको कि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है, जो चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, ये वायरस चाइना में पैदा हुआ है, कुछ कह रहे हैं चाइना ने बनाया है। अब वो तो जो डिटेल आएगी ऑथेंटिक, जब भी पता चलेगा सच्चाई क्या है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चाइना, जो पूरा वर्ल्ड एंग्री है इस टाइम चाइना से, चाइना इससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहीं न कहीं बॉर्डर पे क्लैश क्रिएट कर रहा है। तो भाई बॉर्डर पे क्लैश क्रिएट कर रहा है तो इंडिया का ही बॉर्डर मिला क्या उसको क्लैश क्रिएट करने के लिए? पहली बात। दूसरी बात ये कि चाइना है, जो ये पहली बार नहीं है कि किसी कंट्री के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है। आप देख लीजिए, साउथ चाइना सी को देख लीजिए, वहाँ कुछ कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है। उसके अलावा भी रसिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, जापान के साथ है, कजाकिस्तान के साथ है, और भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ इनके डिस्प्यूट हैं। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिससे चाइना का बॉर्डर हो और उससे डिस्प्यूट नहीं हो। चाइना का क्या रहता है कि चाइना पहले 3-4 किलोमीटर आता है बॉर्डर में मौका देख के, धोखे से, और फिर उसके बाद में वो बातचीत करता रहता है, फिर 1-2 किलोमीटर पीछे चला जाता है, 1-2 किलोमीटर जगह को कब्जे में कर लेता है। वो अपना एक्सटेंड करता रहता है एरिया, ऐसा है। ये चाइना का रहा है। दूसरा, चाइना है जो, उसको कुछ लोग कहते हैं कि जो अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस है वो पसंद नहीं है। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि चाइना और अमेरिका के भी ट्रेड वॉर चल रहे हैं। ट्रेड वॉर तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के भी चल रहा है। तो चाइना का शायद ही कोई कंट्री होगा जिससे पीसफुल रिलेशन हो। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूं। भाई पाकिस्तान कंट्री हो सकता है, लेकिन जो 40 साल के लिए एक कंट्री अपनी जमीन बिना इंटरेस्ट के, खुद की कंट्री के बिना इंटरेस्ट के, कि जिसमें उसके देश के लोगों का कोई प्रॉफिट नहीं है, किसी दूसरे कंट्री को दे दे, और फिर आप उसमें देखिए, मैं ग्वादर पोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो चाइना का पोर्ट है पाकिस्तान में, उसकी बात कर रहा हूँ कि 40 साल के लिए पाकिस्तान ने वो उसको दे दिया है चाइना को। 40 साल तक वहाँ कोई टैक्स नहीं लेगा उससे, चाइना से। और जिन कंपनियों को दिया जाएगा वो कंपनियां अगर किसी और छोटी कंपनियों को काम देती है वहाँ पे, तो उन पे भी 40 साल तक छूट रहेगी टैक्स में। तो एक तरीके से पाकिस्तान कह रहा था कि हम इंडिया को यहाँ से बिजली सप्लाई कर सकते हैं इस पोर्ट से, लेकिन तुम तो 40 साल तक तुम्हें एक रुपए की इनकम नहीं है वहाँ पे, तुम हमें क्या, इंडिया को क्या सप्लाई करोगे? तो ये एक पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा था। अब इसकी बात करते हैं एलएसी पे क्या हुआ है। एलएसी को समझिए आप, इसका पूरा अच्छे से मैप मैं आगे बताऊंगा आपको कि एलएसी पे हुआ क्या है। आप अभी तो इतना देख लीजिए कि ये लेह है, ये दरबुक है, ये शौक है, और ये दरबुक से शौक, और फिर ये जो रोड जा रहा है
ये आगे जाके, और ये यहाँ तक रोड है, ये है दौलत बेग ओल्डी। आप इस नाम को याद कर लीजिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में दरबुक, शौक, गलवान, ये रिवर्स कहाँ है, इनका ओरिजिन कहाँ से है और इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। ये लेक है जो पेंगोंग शो लेक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, डेफिनेटली आप मान के चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल चुका है अभी। तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने कितने सैनिक वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस बात पे आते हैं वापस। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ से लेह है, लेह से और हमारे ये जम्मू कश्मीर तक रोड है, कनेक्ट कर रखा है, कनेक्टिंग रोड है। अभी गवर्नमेंट ने जो दरबुक शौक है, यहाँ एक ब्रिज बना दिया इस रिवर के ऊपर, और फिर दरबुक तक रोड था, ये यहाँ ब्रिज बना के शौक से और ये दौलत बेग ओल्डी तक रोड का काम चल रहा है। और ये लगभग काफ़ी काम हो चुका है, इसका कंप्लीट हो गया लगभग, थोड़ा बाकी होगा शायद। तो इससे ये है मेन प्रॉब्लम चाइना की, ठीक है। और जो एक चुशूल जगह है यहाँ पे हमारे कमांडर लेवल की बात होती है, जो चाइना बात भी करता है और फिर पीछे से वो दूरत भी बन जाता है। बाकी एक्चुअल में ये LAC यहाँ पे है, और ये जो दौलत बेग ओल्डी रोड है ये LAC के पैरेलल में बना है। चाइना को प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये दौलत बेग ओल्डी रोड है, इसके बगल में सियाचिन ग्लेशियर है, और इस दौलत बेग ओल्डी रोड से थोड़ा आगे जाते ही जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आ जाता है। जो पाकिस्तान कहीं अपना पोर्ट दे रहा है चाइना को, यहाँ पाकिस्तान ने अपनी जमीन दे दी। जो हमारी जमीन थी जिसपे पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, वो जमीन चाइना को उन्होंने दे दी। तो जो सीपैक बना रहा है चाइना, वो आ जाता है। तो एक तो चाइना को ये खतरा है कि हमें इस सीपैक को काट सकते हैं अगर दौलत बेग ओल्डी पे बैठ गए तो। और हम बैठे हुए हैं वहाँ पे, आगे बताऊंगा मैं आपको पूरी डिटेल। इस दौलत बेग ओल्डी को गेटवे ऑफ अक्साई चीन भी कहते हैं। दौलत बेग ओल्डी जो है इसको गेटवे ऑफ अक्साई चीन कहते हैं। तो चाइना को ये डर सता रहा है अब कि कहीं इंडिया अक्साई चीन को कब्जे में नहीं कर ले। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता अक्साई चीन कैसे है, ये तो अक्साई इंडिया है एक्चुअल में। हमारे MP हैं लद्दाख के, उन्होंने कहा भी है कि ये अक्साई इंडिया है। चलो अब शुरू पे से आते हैं कि ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। एक बार 96 में 13 दिन के लिए, 98 से और 99 तक 13 महीने के लिए, और 99 से 2004 तक वो कंप्लीट 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। तो जब ये कंप्लीट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे अटल जी की सरकार में, इन्होंने ये नोटिस किया, आइडेंटिफाई किया कि हमारे जो बॉर्डर है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जबकि चाइना वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था धीरे धीरे, लेकिन हमारा वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वगैरह, सड़क नहीं थी वहाँ पे। हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, जो हमारे सोल्जर हैं, उनको पैदल जाना पड़ता था वहाँ पे, काफ़ी दिन लगते थे, काफ़ी घंटे लगते थे पहुँचने में। तो उस टाइम ये आइडेंटिफाई हुआ था कि भाई ये 60 के अप्रोक्सीमेट जो लोकेशन है यहाँ पे हम रोड बनाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो अटल जी ने काम चालू किया था कि हमारे बॉर्डर एरियाज में जो रोड है वो होने चाहिए, इस काम को जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने चालू कर दिया। अब ये जब रोड बनने लगी तो डोकलाम इश्यू वहीं से चालू हुआ था। जो 2017 में डोकलाम इश्यू हुआ था वो इसलिए हुआ था कि चाइना को लगने लग गया था कि हमें जो जहाँ तक हमारा एक्चुअल में कंट्रोल है लाइन का, या हमारे जो बॉर्डर है वहाँ तक हम लास्ट इंच तक रोड बना रहे हैं। तो चाइना को लगा कि ये काम तो हम करते थे, इंडिया करने लग गया, तो उनको ये ठीक नहीं लगा। इसीलिए अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक तो ये भी रीज़न है कि अब काफ़ी तेज़ी से रोड बन रहे हैं, और अभी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से
लगभग 50% रोड, जो मैं 60 रोड की बात कर रहा था उसमें से 50% रोड तो बन के तैयार भी हो चुकी है बॉर्डर एरियाज में, जो हमारा BRO CPWD वगैरह मिलके बना रहे हैं। और जो ये लद्दाख और दौलत बेग ओल्डी है ये बन रहा है और ये थोड़े टाइम में कंप्लीट होने वाला। आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि ये इस लेवल से बन रहा है कि अभी जो वहाँ पे मजदूर काम करने जाते हैं रोड बनाने वाले, उनको प्लेन से वहाँ तक, हेलीकॉप्टर से इनकी मदद से वहाँ तक छोड़ा जाता है। तो इस तेजी से काम चल रहा है। चाइना चाहता है कि आप इस रोड का काम रोक दीजिए, हम पीछे हट जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अक्साई चीन में जाके बस जाएंगे वापस ही। ठीक है। अब दूसरी दिक्कत क्या है कि इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो रहा है इस दौलत बेग ओल्डी रोड की, क्योंकि यहाँ पे एक तो सियाचिन ग्लेशियर पड़ गया पास में जो मैंने बताया, और दूसरा है जो सीपेक है, ये एक इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। क्योंकि जिस गलवान घाटी में अभी विवाद हो रखा है वहाँ क्या है कि एक तो ऊपर हमारी एयरफोर्स बैठी हुई है सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी में, नीचे, और गलवान घाटी जो है ये लगभग 10 किलोमीटर नीचे है, ये दौलत बेग ओल्डी रोड से 10 किलोमीटर नीचे की साइड है। तो हम मजबूती से बैठे हुए हैं ऊपर। इसके साथ ही एक क्या है कि ये जो ब्रिज की बात कर रहा था, सुपर ब्रिज है, ये बहुत टफ था ब्रिज बनाना यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एज ए चैलेंज लिया और 2019 में ये ब्रिज का काम, ये ब्रिज है वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, दरबुक शौक वाला जो ये ब्रिज बना है ये कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत चैलेंजिंग काम था लेकिन इसको कर दिया हमारे जवानों ने। पहले क्या होता था कि जो गलवान घाटी है, ये गलवान वैली है, यहाँ तक पहुँचने में हमारी आर्मी को 7-8 घंटे लगते थे, या पूरा एक दिन लगभग मान के चलिए लग जाता था। लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचने में हम आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। ये भी एक चाइना के लिए प्रॉब्लम है कि जो पहले 7-8, चाइना ने तो वहाँ तक रोड बना रखा है लेकिन हमारा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो चाइना से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये इसका मैप है भाई। चाइना को पहले क्या लग रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम दौलत बेग ओल्डी तक रोड बना दें। जब हमारी सरकार ने ये प्रपोजल किया यहाँ बैठ के कि नहीं हम यहाँ रोड बनाएंगे, तो चाइना को लगा ये पॉसिबल ही नहीं है, चट्टाने कटेंगी, ये सब इतना आसान है नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट। और उनको ये भी हो सकता है, उम्मीद नहीं हो कि दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। इसलिए चाइना इसको पहले सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन जब अब ये काम कंप्लीट होने जा रहा है तो चाइना के पसीने आ चुके हैं। इसके बाद एक चीज और बताता हूं मैं, गलवान वैली में चाइना क्यों आया है। आप देखिए कि चाइना का कोई प्रोविंस है, मान लीजिए सीजियांग प्रोविंस है चाइना का, अगर वहां हमें घूमने जाना है, या अभी अक्साई चीन है जहां चाइना कब्जा करके बैठा है, तो उसका परमिट कौन देगा, जिसके कंट्रोल में है। तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने एक चाइना को घेरने के लिए एक अच्छा काम किया कि गलवान घाटी में जो पर्यटक जाएंगे, इंडिया के नहीं बाहर के भी कोई फॉरेनर जाएंगे, तो उनको सबको पासपोर्ट वीज़ा जो चाहिए होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। तो इंटरनेशनली तो एक तरीके से क्लियर हो गया कि गलवान वैली इंडिया का है, और वैसे भी हमारा ये अक्साई चीन तक इंडिया का है। लेकिन ये जब पासपोर्ट देना चालू किया तो चाइना को उनका और माथा टनक गया कि भाई ये तो अब ज़्यादा हो गया। चाइना के पसीने आने ही लगे थे कि इंडिया ने उसको एक और झटका दे दिया कि जो दौलत बेग ओल्डी है उसमें हमारे ये जो हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर जो एयरक्राफ्ट है उनको उतार दिया। भाई दौलत बेग ओल्डी में इनको उतारने का मतलब है कि जो अक्साई चीन है, जिसको जो पास में है वहाँ पे चाइना का कंट्रोल है अभी, तो चाइना को एक डर लगने लग गया कि ये कहीं कहीं मोदी गवर्नमेंट है अक्साई चीन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और उनका डर और भी कंफर्म कब हो गया, जब हमारे होम मिनिस्टर ने 5 अगस्त 2019 को जब ये आर्टिकल 370 ख़त्म किया, 35A ख़त्म किया, जब उन्होंने क्लियर कहा था कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा मानते हैं, और उससे एक कदम आगे जाके जब गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया,
लद्दाख के मैप में हमने है जो अक्साई चीन को दिखा दिया कि ये भी हमारा ही हिस्सा है। आप अभी बात करते हैं कि ये नेपाल है जो ये एरिया दिखा रहा है, वो एरिया दिखा रहा है। हम तो चाइना का अक्साई चीन दिखा चुके हैं हमारे मैप में। तो चाइना के इस एरिया से चाइना को खतरा होने लग गया कि अब अक्साई चीन हमारे हाथ से जा सकता है। उसकी एक वजह और बताता हूँ मैं आपको कि हम चाइना को अक्साई चीन में बुरी तरह से पीट सकते हैं। एक तो वहां तक रोड पहुंच गया, दूसरा क्या है कि हम ऊपर बैठे हैं उनके, जहाँ पे हमारी एयरफोर्स है जो निगरानी करती है। सियाचिन में हमारी एयरफोर्स है और ये गलवान वैली में भी एयरफोर्स की नज़र में रहता है, मतलब हमारा एयरफोर्स ऊपर मौजूद है। तो चाइना को ये लगने लग गया कि हम अक्साई चीन तो लेंगे लेंगे, हम सीपैक को भी काट सकते हैं, उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए चाइना ने इस पे फोकस किया है गलवान वैली में। ये दुनिया का सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है जो इंडिया के पास है इस टाइम। ये है अपाचे हेलीकॉप्टर। और जब ये अभी अमेरिका से खरीदा है रिसेंटली, तो चाइना को एक प्रॉब्लम नहीं है। चाइना की गलवान रिवर में आने की बहुत सारी प्रॉब्लम है कि वो बुरी तरह से डरा हुआ है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि चाइना के पास जो आर्मी है, चाइना के पास जो आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। चाइना के पास जो आर्मी है वो ऐसे है कि भाई आपके हर घर में से 2 साल 3 साल के लिए एक मेंबर को चाइना की आर्मी में रहना पड़ेगा। एक तो चाइना की आर्मी कोई गवर्नमेंट की आर्मी नहीं है, पीएलए है, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी आर्मी है ये। अब आप 2 साल के लिए आर्मी में रहोगे तो आपको पता है कि आपको टाइम पास ही करना है। 2 साल बाद आपको वापस छोड़ के जाके या तो कोई मोबाइल बनाओगे या कोई खिलौने बनाओगे, या फिर है जो आप कोई टेडी बियर टाइप की दुकान खोलोगे। तो प्रोफेशनल आर्मी कहाँ हुई, उनकी तो ट्रेनिंग ही नहीं हो पाती है ढंग से। और यह भी हमने देखा 15-16 जून की रात को कि वो किस तरीके से भाग के और चट्टानों के पीछे छुपे हैं। हालांकि उन्होंने गलती की कि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर था उसको धक्का मारा, और उसको धक्का मारने के बाद जो इंडियन सोल्जर्स ने उनके साथ किया है कि 17-18 चाइनीज की तो वहीं गर्दन तोड़ दी थी और उनकी बॉडी उसी टाइम दे दी थी उनको। उनका एक कर्नल है जिसको जिंदा पकड़ा है, जो बाद में एक्सचेंज हुए हैं। हमारे भी 10 सैनिक उधर चले गए थे क्योंकि रात का अंधेरा था, वहाँ बर्फ गिरती है तो पता नहीं चलता है कि किस एरिया किधर है। वहाँ कोई एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो पता है सबको, लेकिन वो जो बीच का एरिया है वो डिस्प्यूटेड है। इसलिए कोई उनके सैनिक इंडिया के टेरिटरी में आ गए, 10 इंडियन सैनिक हमारी टेरिटरी उनकी टेरिटरी में चले गए थे, तो वो बाद में एक्सचेंज हुआ है। उनका एक कर्नल को जिंदा पकड़ा है। तो ये ऐसा नहीं है, इंडियन आर्मी ने जो उस दिन रात को किया है, चाइना के पसीने अभी तक छूट रहे हैं। अब बात यह है, चाइना क्या करता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रोपागेंडा फैलाता है, सोशल मीडिया पे युद्ध लड़ता है। चाइना की आर्मी की इतनी गट्स नहीं है, चाइना की आर्मी के पास वो करेज नहीं है कि वो ग्राउंड लेवल पे लड़ सके। पहली बात तो चाइना के पास जो एयरफोर्स है वो उस एरिया में फ्लाई करने के काबिल ही नहीं है, जबकि हमारे पास एक्सपीरियंस है 62, 65, 67, 71, 99। हमारे पास तो ट्रेंड ऑफिसर्स है, ट्रेंड आर्मी है, जो उनके काफ़ी एक्सपीरियंस आर्मी है। लेकिन चाइना की आर्मी के पास वो नहीं है। अब चाइना सोच रहा है कि उसके वो जो सरफेस टू एयर मिसाइल से काम चला लेगा, तो सरफेस टू एयर मिसाइल तो हमने भी लगा रखी है लद्दाख में जो देखोगे तो। लेकिन आर्मी उनकी प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, प्रेशर का गेम की बिल्ड करते हैं कि, और टिकटॉक का गेम खेलते हैं। मैं आपको बताता हूँ टिकटॉक गेम क्यों खेलते हैं। वो अपनी आर्मी के वीडियो शूट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब चला रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब चला रहे हैं, 99 सेकंड में गन लोड कर रहे हैं, 90 सेकंड में गन लोड कर रहे हैं उनके सैनिक, और रिकॉर्डिंग करके वो सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान डरने वालों में से नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो ये 90 सेकंड में गन लोड करने का है ना, ये तो हम छोटे थे जब बचपन में हमारे यहाँ पे सर्कस में दिखाया जाता था कि वो 60 सेकंड में गन लोड कर लेते हैं।
तुम 90 सेकेंड में गन लोड करके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे इंडिया के सर्कस में जो गेम चलते हैं उनमें ही कर लेते हैं ये गन लोड। तो ये प्रोपागेंडा चाइना का एक गेम है। अभी इस गेम में क्या है, नेपाल फंसने की कोशिश कर रहा है, नेपाल कोई फंसा रहा है। पाकिस्तान तो चलो, पाकिस्तान तो डरा हुआ है, पाकिस्तान तो डरा हुआ है। इमरान खान रोज कहता है कि हमें मोदी से बचाओ, इंडिया से बचाओ, हमारी मदद करो, और यूएन में जाके कहेगा। ऐसा मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा किसी प्राइम मिनिस्टर को यूएन में इस तरह का नेगेटिव भाषण देते हुए। लेकिन इमरान खान है वो इंडिया की ज़्यादा फिक्र करता है बजाय पाकिस्तान के, तो उसकी प्रॉब्लम है उसमें। हमें ज़्यादा नहीं उलझना है, क्योंकि वो अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनके पास कश्मीर के अलावा कोई मैटर नहीं है। उसको सोचना चाहिए कि एक इंसान इतना बच्चा कैसे हो सकता है। भाई जो किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि वो एक ऐसे देश को हेल्प ऑफर कर रहा है जिसकी जितना बजट नहीं उससे ज़्यादा का तो हमारे यहाँ कोरोना पे लोगों को दिया गया है हेल्प है जो। तो ये सोचना चाहिए उनको। अगर नेपाल वैसे न्यूट्रल है इस मुद्दे पे। नेपाल अपनी ज़मीन कभी ना उसने पहले दी थी 62 में, ना अब देगा। चाइना को इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं देगा। और नेपाल वैसे भी आज़ाद रहा हमेशा और छोटा देश है, आर्मी छोटी है, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ। लेकिन अगर नेपाल ने इसमें फंसने की कोशिश की तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेपाल के हालात ख़राब होंगे। मैं ये नहीं कह रहा है कोई इंडियन आर्मी अटैक कर देगी, लेकिन फाइनेंशियली नेपाल वर्स्ट हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका जो नेशनल प्लानिंग कमीशन का मेंबर रहा हुआ है उसने खुद कहा है ये कि भाई नेपाल है जो इस तरीके से नहीं करना चाहिए नेपाल को इंडिया से चाइना का सपोर्ट करके। नेपाल को हम जो सप्लाई करते हैं वो 2/3 सप्लाई, नेपाल की टोटल सप्लाई का 2/3 करते हैं, जबकि चाइना है जो 14% करता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चाइना में और इंडिया में, नेपाल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। और वहाँ के प्लानिंग कमीशन के मेंबर ने कहा हुआ है, जो WTO का मेंबर भी रहा हुआ है वो, उन्होंने कहा है, पांडे करके है उनका नाम, उन्होंने कहा है कि भाई नेपाल को सोचना होगा ये कि चाइना से हमारा कोई वो नहीं है। उनके जो बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है कि वो जाके चाइना से सामान लेके आ जाएं या चाइना वो उनको सामान दे जाए, ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है। इंडिया में नेपाल में तो रिश्ते भी हैं, कई ऐसे जगह हैं बिहार में कि उनके रिश्ते नेपाल में, नेपाल के। तो ये सोचना पड़ेगा। अदरवाइज नेपाल में आने वाले टाइम में जो गुड्स एंड सप्लाई है, जो रेगुलर यूज़ करने की चीज़ें हैं, वो सारी इंडिया से जाती है और वो बहुत महंगी हो जाएंगी और नेपाल की पब्लिक बहुत परेशान हो जाएगी। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ नेपाल गवर्नमेंट होगी। हालांकि इसकी वजह है कि नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो चाइना के फेवर में हो सकती है, एक वजह है। पर नेपाल नहीं करेगा ऐसी गलती है जो। अब इसमें अमेरिका का जो विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा है कि भाई चाइना तो धूर्त है। चाइना क्या है, साउथ चाइना सी में है जो इसको वो आर्मी बढ़ा रहा है, उसका वहाँ एक्सटेंड करना चाहता है, खुद का ज़्यादा एरिया बढ़ा रहा है। अब साउथ चाइना सी में देखा जाए एक तरीके से तो ब्रूनी, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इतने कंट्रीज के साथ चाइना का डिस्प्यूट है। अभी इंडिया से वो डिस्प्यूट कर लिया उसने। तो क्या चाइना उधर कजाकिस्तान से, जापान से और उसका लैंड इशू, रशिया से बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके। तो क्या चाइना इतना बड़ा हो गया कि वो एक ही फ्रंट पे एक साथ है जो वो 20 फ्रंट पे युद्ध लड़ सकता है, जबकि उसकी आर्मी है जो ट्रेंड नहीं है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। तो चाइना ये कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। ये क्लियर है कि चाइना कभी किसी कंट्री के साथ वॉर नहीं करेगा। चाइना ने एक बार हिमाकत की थी, अभी ताज़ा है, जो वियतनाम से युद्ध हुआ था और वियतनाम ने चाइना को हराया था। मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ। वियतनाम से युद्ध हुआ था, उसमें चाइना को, छोटा देश है वियतनाम, उसने हरा दिया था। तो चाइना के पास क्या है, मिलिट्री नहीं है।
चाइना के पास वो टिकटॉक पे काम करने वाले लोग हैं जो वीडियो बना के वो शो ऑफ करते हैं, एक माहौल बनाया जाता है कि देखो हमारे पास ये हथियार है, ये है। उनको चलाने वाला होना चाहिए। हथियार इंपॉर्टेंट नहीं करता है, चलाने वाले में कितना गट्स है, कितनी पावर है, वो कितना ब्रेव है, ये युद्ध में, बैटल फील्ड में मैटर करता है, ये सब देश जानते हैं। अभी चाइना ने जब इधर इंडिया की साइड फ्रंट खोला है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसका जो रोनाल्ड रीगन है, अब इस रोनाल्ड रीगन को आप देखोगे तो इस पे देखो, ये आपको फाइटर प्लेन्स दिखेंगे, ये इसकी कोई छत नहीं है, फाइटर प्लेन्स है सारे, ये देखो। और ये न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है, ये न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। ये साउथ चाइना सी में खड़ा कर दिया है उसने, अमेरिका ने। इसलिए चाइना बौखला रहा है बार बार। मैं एक बात और बता दूं, हम इंडिया वाले पहले बात पे थे, टेबल टॉक टू टेबल की बात करके मसला सुलझा लेंगे। लेकिन जब ये 15-16 जून का वाकया हुआ है उसके बाद से चाइना ही न्योता दे रहा है कि आओ हमसे बात करो, आओ हमसे बात करो, बात करके सुलझा लेंगे। तो ये सारा मुद्दा है। थैंक यू सो मच। आगे भी इस पे मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। थैंक यू।